सबसे लास्ट टॉपिक 12th फिजिक्स का वो है संचार व्यवस्था। चलिए आज इसको बड़ी डिटेल से समझते हैं, वो भी एक वीडियो में कवर करेंगे बड़ी ही आसान तरीके से, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संचार व्यवस्था क्या होता है। तो संचार मतलब होता है सूचना को भेजना एक जगह से दूसरे जगह, और उसकी व्यवस्था जो है वो कहलाएगी संचार व्यवस्था। यानी एक जगह से दूसरे जगह अपनी सूचना को भेजना, अपनी मैसेज को भेजना, ऐसी व्यवस्था जो है संचार व्यवस्था कहलाती है। और इसका देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसको आज हम लोग क्या करते हैं। आज अगर हमको मैसेज भेजना होता है कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह, तो हम करते क्या है, सबसे पहले अपने मैसेज को, अपनी सूचना को हम विद्युत रूप में बदल देते हैं, यानी बिजली में बदल देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा में अपनी जो मैसेज वाली जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम बदल देते हैं, उसको बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा फिर हम किसको दे देते हैं, ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिशन चैनल के जरिए रिसीवर को भेज देता है, और रिसीवर जो है आपकी मैसेज को प्राप्त कर लेता है, पढ़ लेता है, या सुन लेता है, या देख लेता है। इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से हम मैसेज को भेजते हैं। अपने मैसेज को सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा से उसको ट्रांसमीटर को देते हैं, ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिशन चैनल के जरिए जो है रिसीवर तक पहुंचा देता है। कि जैसे देखिए आप लोग घर में टीवी देखते होंगे, तो टीवी में क्या होता है कि जो चल रहा होता है तो वो एकदम जो है वो जो उपग्रह से आता है, सैटेलाइट से, कि जहाँ जिसने सीरियल बनाई उसने जो है ट्रांसमीटर के जरिए, जिसने सीरियल बनाई है वो ट्रांसमीटर के जरिए जो है ट्रांसमिशन चैनल को जो अपनी जो है मैसेज दे देता है। जैसे फिल्म है तो फिल्म उसने बनाई, फिल्म को वो विद्युत ऊर्जा में बदल के जो है ट्रांसमीटर चैनल को दे देता है, और ट्रांसमीटर चैनल जो है आपके घर में या छत पे जो डीटीएच लगा हुआ है उसको भेज देता है, और उससे आप फिर जो मैसेज कहाँ चला जाता है, तो आपके टीवी में चला जाता है, और टीवी से आप जो है अपने मैसेज को, अपने सीरियल को, अपनी फेवरेट फिल्म को देख पाते हैं। इस तरह से आप समझ गए संचार व्यवस्था काम किस तरह से करता है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुल 11 पॉइंट है जो आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। ये 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखिए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, तो ट्रांसड्यूसर है कि ये किसी भी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते, चाहे ध्वनि ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, तो कोई भी ऊर्जा हो उसको अगर विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो ट्रांसड्यूसर के जरिए बदल सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो ट्रांसड्यूसर समझ गए ट्रांसड्यूसर क्या है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन है कि ध्वनि ऊर्जा को यानी आवाज वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे माइक में माइक्रोफोन लगा हुआ रहता है, जैसे ही आप माइक में बात करेंगे तो आपका जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, वो बदलता है बिजली वाली ऊर्जा से। बिजली वाली ऊर्जा से वो चला जाता है साउंड में, फिर साउंड में जो मशीन लगा हुआ है, साउंड में जो यंत्र लगा हुआ है वो आपके बिजली वाली ऊर्जा को फिर साउंड वाली ऊर्जा में बदल देता है, फिर दर्शक के कान तक पहुंचता है। तो इस तरह से काम करता है संचार व्यवस्था। तो माइक्रोफोन हो जाता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले, लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि किसी भी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रोफोन भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। उसके बाद देखिए सिग्नल क्या है, तो अपने मैसेज को जब हम बिजली वाली ऊर्जा में बदलते हैं, यानी जब अपनी मैसेज को, अपनी सूचना को जब हम विद्युत रूप में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, तो वही विद्युत ऊर्जा जो है क्या कहलाती है, सिग्नल। यानी सूचना का वैद्युत रूप, यानी सूचना का बिजली वाला जो रूप है वो क्या कहलाएगा, सिग्नल कहलाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, सिग्नल यानी सूचना का वैद्युत रूप। उसका प्रेषित ट्रांसमीटर, प्रेषित का इंग्लिश होता है ट्रांसमीटर। तो प्रेषित क्या है, तो प्रेषित है भेजने वाला, सिग्नल को भेजने वाला। सिग्नल मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह कौन भेजता है, तो वो है ट्रांसमीटर। तो जिस यंत्र के जरिए हम सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं उसे हम प्रेषित कहते हैं, यानी जो है ट्रांसमीटर कहते हैं। उसके बाद तो अभिग्राही, तो सिग्नल पाने वाला, तो सिग्नल पाने वाला जो यंत्र है वो अभिग्राही कहलाता है। जैसे आपके घर में डीटीएच लगा और डीटीएच के जरिए आप टीवी देखते हैं, तो डीटीएच जो है वो है अभिग्राही, यानी रिसीवर, यानी प्राप्त करने वाला। तो सिग्नल प्राप्त करने वाला यंत्र जो है वो जो है रिसीवर कहलाता है या अभिग्राही कहलाता है। उसके बाद क्या है, छीनता। तो छीनता मतलब होता है इसे हानि। तो सिग्नल के प्रबलता में, यानी सिग्नल के क्षमता में जो हानि होती है या क्षति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, छीनता। तो सिग्नल के प्रबलता में जो क्षति होती है उसे हम छीनता कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, प्रवर्धन। तो देखिए प्रवर्धन क्या है, तो प्रवर्धन है कि आयाम को घटाना या बढ़ाना। तो आयाम में जब हम वृद्धि करते हैं, किसी भी वाहक तरंग के आयाम में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसी को हम परावर्धन कहते हैं।
किसी भी तरंग के या किसी भी वाहक तरंग के आयाम को बढ़ाना जो क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं परास पर। तो परास क्या है कि स्रोत और लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी है। परास स्रोत और लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जिसके जरिए हम किसी भी सूचना को किसी को भेजते हैं तो कोई सूचना पा लेता है। तो वो होता है परास कि स्रोत और लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी जो है परास कहलाती है। उसके बाद है मॉड्यूलन। मॉड्यूलन देखिए क्या है, मॉड्यूलन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संचार व्यवस्था का। कि देखिए सबसे पहले जो सिग्नल जो या सिग्नल को जो जिसने आविष्कार किया था वो थे जगदीश चंद्र बोस। भारत के वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने सबसे पहले इस बात को प्रूव किया था कि सिग्नल होते हैं या सिग्नल को जो एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है, लेकिन वो व्यापक स्तर पर बड़े स्तर पर इस चीज को साबित नहीं कर पाए। फिर आए वैज्ञानिक हर्टज। वैज्ञानिक हर्टज ने जो है इस बात को साबित कर दिया कि हम एक सिग्नल को बहुत दूर तक भी भेज सकते हैं। उसने जो है वैज्ञानिक हर्टज ने जो है पूरे जो लोग होते हैं लोगों के सामने जो है बिना घंटी को छुए, मंदिर के बिना घंटी को छुए जो उन्होंने घंटी बजाकर दिखाया था। किसके जरिए? तो तरंग के जरिए। तो उन्होंने बिना हाथ से छुए जो घंटी को बजा दिया था, किसके कारण? तो तरंग के कारण। तो उन्होंने जो व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक हर्टज ने जिसे व्यापक स्तर पर जो इसे दिखलाया था। तो देखिए मॉड्यूलन क्या होता है कि किसी भी सूचना को हम भेजते हैं तो उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं और कोई किसी का फोन आ गया तो हमारी आवृत्ति कम है, तो आवृत्ति कम है तो ये अब फोन तक पहुंचेगा कैसे? वो दूसरा आदमी तो हमसे बहुत दूर है, उसके जरिए वहां तक जाएगा कैसे? तो हाँ, तो जो मैसेज होता है उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। उसको अगर ऐसे भेज देंगे, छोड़ देंगे कि जाओ एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, तो उसकी आवृत्ति कम होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। तो उसको क्या किया जाता है? एक बड़े आवृत्ति वाले तरंग पर रख दिया जाता है। बड़े आवृत्ति वाले तरंग पर उसको रख दिया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है। तो बड़ा आवृत्ति वाला तरंग जो है उसको ढोने का काम करता है। तो बड़ा आवृत्ति वाला जो तरंग है उसको कहा जाता है वाहक तरंग। जैसे मान लीजिए आप पैदल भी जा सकते हैं, कहीं भी पैदल भी, आप पैदल कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल में क्या होगा? आपका एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, या हो सकता है आप रास्ते में जाते जाते थक जाए, तो इसलिए आप गाड़ी का यूज करते हैं। तो गाड़ी का यूज करते हैं तो आप आसानी से चले जाते हैं, आपकी ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। उसी तरह से जो ये भी है कि वाहक तरंग, यानी आप गाड़ी क्या हो गया? गाड़ी हो गया वाहक तरंग, और आप क्या हो गए? आप हो गए या पैसेंजर क्या हो गया? वो हो गया जो सिग्नल, वो हो गया सिग्नल। तो किसी भी वाहक तरंग पर सिग्नल को रख के जो एक जगह से दूसरे जगह इसको भेजा जाता है, तो इसी प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं कि वाहक तरंग पर सिग्नल को अध्यारोपित करके एक जगह से दूसरे जगह भेजना, उसे मॉड्यूलन कहते हैं। वो हो गया मॉड्यूलन। उसके बाद क्या है? वी मॉड्यूलन। तो वी मॉड्यूलन क्या है कि वाहक तरंग से सिग्नल को फिर प्राप्त कर लेना, वाहक तरंग से सिग्नल को क्या करना ना, प्राप्त कर लेना, वो कहलाता है वी मॉड्यूलन। तो मॉड्यूलन हो गया वाहक तरंग पर सिग्नल को भेजना, और वी मॉड्यूलन हो गया वाहक तरंग से सिग्नल को प्राप्त कर लेना, तो हो जाता है मी मॉड्यूलन। उसके बाद क्या है? पुनरावर्तक। पुनरावर्तक मतलब ऐसे होता है दोहराना। तो क्या करता है? ऊपर जो उपग्रह लगा हुआ है, ऊपर जो धरती से बाहर जो उपग्रह लगा हुआ है, जो इंसान ने बनाया उपग्रह क्या करता है कि जो सिग्नल जो दे रहा है उसे सिग्नल लेके और फिर जो है किसी जो सिग्नल लेने वाला है उसको दे देता है। जैसे हम लोग घर में टीवी देखते हैं, टीवी में क्या होता है कि उपग्रह जो है सीरियल वाला जो कंपनी है उससे वो सूचना लेके जो है वो फिर कहाँ पे? घर में जो D2H लगा हुआ है वहाँ पे भेज देता है। तो सिग्नल लेके, इससे सिग्नल लेके फिर किसी दूसरे को सिग्नल दे देना, तो ये क्या कहलाता है? पुनरावर्तक। तो उपग्रह इसी पर काम करता है। उपग्रह एंटीना से सिग्नल ले लेता है और फिर रिसीवर को सिग्नल भेज देता है। इसी घटना को हम पुनरावर्तक कहते हैं, और उपग्रह इसी सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद है रब। रब मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना। तो जब हम सिग्नल भेजते हैं उसमें जो डिस्टरबेंस हो जाता है या विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, सिग्नल को भेजने में जो है, सिग्नल के भेजने जब हम भेज देते हैं उसके रास्ते में जो डिस्टर्ब उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है उसी को हम रब कहते हैं। तो इस तरह से आपको 11 पॉइंट समझ में आ गया। इसमें 2-3 पॉइंट तो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ दी जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू इसको याद रखना है, आपको समझना है, या ये जो एक पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है इसको कम से कम दिमाग में रखिएगा। ट्रांसड्यूसर मतलब होता है अन्य ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। सिग्नल होता है सूचना का वैद्युत रूप प्रेषित होता है। सिग्नल भेजने वाला अभिग्राही होता है। सिग्नल पाने वाला क्षीणता होता है। प्रबलता में क्षति प्रवर्धन होता है। आयाम को बढ़ाना। परास होता है स्रोत व लक्ष्य के बीच की दूरी। मॉड्यूलन होता है वाहक तरंग पर सिग्नल भेजना। वी मॉड्यूलन होता है
वाहक तरंग से सिग्नल को प्राप्त कर लेना, पुनरावर्तक होता है परास को बांट देना, इससे लेके किसी दूसरे को दे देना, जैसे उपग्रह एंटीना से लेके अभिग्राही को दे देता है। रब होता है रास्ते में डिस्टर्ब उत्पन्न करना या विक्षोभ उत्पन्न करना। इस तरह से आप 11 पॉइंट समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है मॉड्यूलन का प्रकार। मॉड्यूलन के प्रकार को समझना। तो मॉड्यूलन का जो प्रकार है वो 3 तरह के होते हैं मॉड्यूलन। पहला होता है आयाम मॉड्यूलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉड्यूलन, तीसरा होता है कला मॉड्यूलन। तो वाहक तरंग क्या होता है, देखिए जैसे आप ही को कहीं जाना है तो कोई जो टेम्पू पकड़ लेता है, कोई टोटो पकड़ लेता है, कोई रिक्शा पकड़ लेता है, कोई ट्रेन पकड़ लेता है, तो कोई हवाई जहाज पकड़ लेता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरह किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसी सिग्नल को एक जगह से अगर दूसरे जगह भेजना तो उसके लिए भी 3 तरीके हैं। पहला तो आप वाहक तरंग ले रहे हैं, यानी गाड़ी वाला जो तरंग ले रहे हैं, गाड़ी के रूप में जो तरंग ले रहे हैं जिस पर सिग्नल को रख के आपको भेजना है, तो उसमें आप क्या ले सकते हैं, आयाम को देखते हुए तरंग को चुन सकते हैं। यानी जब हम वाहक तरंग के आयाम में वृद्धि करके, जब वाहक तरंग के आयाम में वृद्धि करके किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो वो कहलाता है वैसा मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन। उसके बाद आवृत्ति मॉड्यूलन, कि हम जब किसी जो है वाहक तरंग पे सिग्नल को भेजते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, आवृत्ति को, वाहक तरंग के आवृत्ति को। तो जब वाहक तरंग के आवृत्ति को देखकर जो है, या वाहक तरंग के आवृत्ति को बढ़ाकर जब हम जो है किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करते हैं तो वो घटना या वो मॉड्यूलन आवृत्ति मॉड्यूलन कहलाता है। कला मॉड्यूलन क्या होता है कि इसमें कला को देखा जाता है। वाहक तरंग के कला को बढ़ाते हुए जब हम वाहक तरंग पर सिग्नल को अध्यारोपित करके एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो वो कहलाता है कला मॉड्यूलन। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि वैसा मॉड्यूलन जिसमें किसको महत्व दिया जाता है, आयाम को, वैसा मॉड्यूलन जिसमें आवृत्ति को महत्व दिया जाता है वो आवृत्ति मॉड्यूलन, वैसा मॉड्यूलन जिसमें कला को ज्यादा महत्व दिया जाता है वो होता है कला मॉड्यूलन। इस तरह से आप मॉड्यूलन के प्रकार को भी आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं कि वाहक तरंग की आवश्यकता क्यों, वाहक तरंग की आवश्यकता क्यों। जैसे आप ही को पूछा जाए कि आपको दूर जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता क्यों है, तो सवाल कुछ इसी तरह से कि आपको दूर जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता क्यों है। तो आपको आवश्यकता है क्योंकि आपकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाए, जाते जाते अगर पैदल जाएंगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो गाड़ी की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा बचानी है, ताकि हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे हम पूरा मन तन धन मन से जो है पूरा अपना मन लगा सकते हैं। उसके लिए हमारी ऊर्जा बची रहेगी, तभी तो कोई काम कर पाएंगे जहाँ हम काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वाहक तरंग की आवश्यकता के कारण क्या है। तो पहला देखिए कारण है एंटीना का आकार, कि अगर सिर्फ सिग्नल को ही हम चाहें कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो सिग्नल जितना तरंग दैर्घ्य का होगा एंटीना भी उतना ही चाहिए। तो जैसे सिग्नल का तरंग दैर्घ्य है 1500 किलो हर्ट्ज, तो एंटीना का भी साइज होना चाहिए 1500 किलोमीटर। यानी एंटीना का साइज और सिग्नल का साइज दोनों बराबर होना चाहिए। अगर खाली सिग्नल हम भेजना चाहते हैं, जैसे कि हम पैदल जाना चाहते हैं, तो पैदल जाने के लिए हमें उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी कि जाने में हमको समय लगेगा, जितना हमें ताकत चाहिए। तो दूर जाने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है। उसी तरह एंटीना का आकार भी जो है तरंग दैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। यानी 1500 किलो हर्ट्ज का अगर तरंग है, सूचना है हमारा, तो 1500 किलोमीटर लंबा एंटीना भी होना चाहिए। तो इतना बड़ा एंटीना बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है, यानी वाहक तरंग की जरूरत पड़ती है, जिस पर रखकर हम जो सिग्नल को भेज सकें। तो जब हम वाहक तरंग का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1000 हर्ट्ज का अगर तरंग दैर्घ्य है, 1000 हर्ट्ज का अगर हर्ट्ज आवृत्ति का अगर तरंग है, तो उसके लिए एंटीना सिर्फ 300 मीटर का चाहिए। एंटीना सिर्फ 300 मीटर का चाहिए अगर तरंग का आवृत्ति कितना है 1000 हर्ट्ज। तो यानी वाहक तरंग लगाने से जो हम एंटीना का आकार जो छोटा रख सकते हैं, इसीलिए जो है वाहक तरंग की जरूरत पड़ती है। तो पहला कारण क्या है वाहक तरंग की आवश्यकता हमें क्यों है, तो पहला है कि एंटीना का आकार के कारण। दूसरा क्या है, एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति, कि देखिए पी समानुपाती होता है 1/λ², यानी लेमडा नीचे है 1/, है, यानी लेमडा जितना बड़ा होगा शक्ति उसका उतना ही कम हो जाएगा। यानी लेमडा जितना बड़ा होगा शक्ति उसका उतना ही कम हो जाएगा। यानी हम अगर 1000 हर्ट्ज का जो सिग्नल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वो दूसरे जगह जाते जाते उसकी शक्ति ही कम हो जाएगी। 1000 हर्ट्ज के बदले वो 50 हर्ट्ज का हो जाएगा, तो यानी शक्ति घट जाएगी। तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना बड़ा होता है उसकी शक्ति उतना घट जाएगी। तो इस तरह से जो है सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा, सिग्नल जाते जाते ही नष्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से जो भी हमें क्या शक्ति को बचाने के लिए भी हमें वाहक तरंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि विभिन्न प्रेषक द्वारा उत्सर्जित संकेतों का मिश्रण, यानी कि एक ही वाहक तरंग पर अलग अलग जो आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य को रखकर हम भेज सकते हैं। कि जैसे देखिए उपग्रह एक ही है, ऊपर पे उपग्रह एक ही है, उसी से टीवी को भी सिग्नल भेजा जाता है, रेडियो को भी सिग्नल भेजा जाता है और मोबाइल को भी सिग्नल भेजा जाता है। तो इस तरह से जो एक ही जो है तरंग दैर्घ्य के जरिए, एक ही वाहक तरंग के जरिए, जो वाहक तरंग के जरिए अनेकों जो है सूचना को भेजा जा सकता है। एक ही वाहक तरंग पर जो अनेकों सूचना को भेजा जा सकता है। जैसे एक गाड़ी पर बैठकर 50 आदमी जा सकते हैं, उसी तरह जो है एक ही तरंग दैर्घ्य पर जो है, एक ही तरंग दैर्घ्य पर या एक ही वाहक तरंग पर जो अनेकों हम सिग्नल को भेज सकते हैं वाहक तरंग के जरिए। इसीलिए हमें जरूरत पड़ जाती है किसकी? वाहक तरंग की। तो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि वाहक तरंग की जरूरत क्यों पड़ती है, वाहक तरंग की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो वाहक तरंग की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें एंटीना का साइज भी देखना है। अगर वाहक तरंग नहीं रहेगा तो एंटीना का साइज तरंग दैर्घ्य के बराबर होना चाहिए, और इतना बड़ा एंटीना बनाना संभव नहीं है। उसके बाद एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति, और दूसरा है कि जो है किसी भी वाहक तरंग पर जो हम एक से ज्यादा जो है सिग्नल को रख के एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, इसलिए हमें वाहक तरंग की जरूरत पड़ती है। इस तरह से आप समझ गए। अब चलते हैं, देखिए अब क्या है कि तरंग संचरण, कि तरंग किस तरह से संचरित हुए। तो तरंग को हम जो भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो दो तरीके से भेजते हैं। पहला तो आंतरिक संचार के जरिए, यानी ऊपर से ही भेज देते हैं। नीचे से हम पहले जो है सिग्नल को ऊपर भेजते हैं, फिर ऊपर जाते जाते टहलते टहलते जो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। लेकिन एक होता है लाइन संचार। तो देखिए लाइन संचार में क्या होता है कि हमें जो तार लगाने पड़ते हैं। जैसे पहले का टेलीफोन का जब समय चलता था, जब टेलीफोन का समय था तो उस समय लाइन संचार था कि पूरे जो शहर में जो तार बिछा हुआ रहता था और जो टेलीफोन में तार जुड़ा हुआ रहता था। अगर तार काट दिए तो जिससे भी आप बात कर रहे हैं बस सिग्नल कट जाएगा। तो यानी वहाँ तार लगा हुआ रहता था, तब जाके किसी से बात होती थी। तो वो होता है लाइन संचार। तो वो भी लाइन संचार भी 3 प्रकार के होते हैं: द्वि तार संचार, समाक्ष केबल, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए लाइन संचार अभी भी है, अभी भी लाइन संचार है। तो लाइन संचार में अभी जो दुनिया उपयोग कर रही है वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करे लाइन संचार। इस पर जो ज़्यादा डिटेल हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है। तो ऑप्टिकल, फिर भी इतना जान लीजिए अभी जो लाइन संचार में जो दुनिया यूज कर रही है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रही है। तो देखिए चलते तरंग संचरण पे, उसमें भी अंतरिक्ष संचरण पे। तो तरंग संचरण 2 प्रकार के होते हैं, अंतरिक्ष संचार और लाइन संचार। तो अंतरिक्ष संचार का डिटेल जानेंगे। अंतरिक्ष संचार यानी आसमान के द्वारा जो हम तरंग को भेजते हैं तो वो अंतरिक्ष संचार होता है कि अंतरिक्ष के जरिए हम तरंग को भेजते हैं। ये भी 3 तरह का होता है। पहला होता है भू तरंग। तो भू तरंग क्या होता है? भू मतलब होता है जमीन, यानी पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह के नजदीक से जो हम तरंग भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कहलाता है भू तरंग। तो भू तरंग में क्या होता है कि वैसा तरंग जो पृथ्वी के सतह के नजदीक या समीप से जो होकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ये एंटीना से रिसीवर तक, वैसा तरंग भू तरंग कहलाता है। तो इस संचार के जरिए जो हम 1500 किलो हर्ट्ज का आवृत्ति का तरंग भेज सकते हैं, 1500 हर्ट्ज तक, इससे ज्यादा नहीं। 1500 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का आप नहीं भेज पाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है दिष्ट तरंग। तो दिष्ट तरंग क्या होता है कि ये पहले जो है जो एंटीना से टकराती है, एंटीना जो इस तरंग को ढो लेता है और ढोने के बाद फिर किसको दे देता है? रिसीवर को दे देता है। फिर किसको दे देता है? रिसीवर को देता है। तो दिष्ट तरंग वैसा तरंग होता है जो कि एंटीना के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जो भेजा जाता है, तो उसे हम दिष्ट तरंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंटीना का साइज देखिए, ये धरती है, धरती पर जो एंटीना लगा हुआ है, एंटीना का साइज है h, एंटीना का साइज है h ऊंचाई, और जो ये जो पृथ्वी का त्रिज्या का बिंदु है, एक तरफ Q और दूसरे तरफ P, और ये O जो पृथ्वी का केंद्र है। तो ये R क्योंकि ये पृथ्वी का त्रिज्या है, तो पृथ्वी का त्रिज्या दोनों तरफ तो सेम होगा, तो त्रिज्या हर जगह सेम होता है। ये R ये भी R हो गया, और एंटीना का साइज कितना है h, और जो है यहाँ पर जो रिसीवर जो लगा हुआ है P बिंदु पर जो रिसीवर लगा हुआ, तो इससे जो दूरी हो जाएगी, एंटीना से जो रिसीवर की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी d। रिसीवर की दूरी क्या हो जाएगी? d, कि जहां तक जाना है तरंग दैर्घ्य तो वो हो जाएगी d। तो अब देखिए त्रिभुज OTP में देखना है आपको, कहाँ देखना है? त्रिभुज OTP में, त्रिभुज OTP। तो OTP में देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण है। ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण है ये समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या लगता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। तो OT का मान रख देंगे, देखिए OT, तो O यहाँ तक R है, यहाँ तक क्या है R, तो यहाँ तक R है, फिर ऊपर है H, तो OT बराबर हो जाएगा R प्लस H। तो OT स्क्वायर बराबर हो गया R प्लस H का स्क्वायर, OP बराबर हो गया R, TP बराबर हो गया D, TP बराबर क्या हो गया D। तो इस तरह से जो यहाँ पे TP बराबर हो जाएगा D, तो यहाँ पे जो ये हो गया R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RH। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि R जो है यानी पृथ्वी का त्रिज्या एंटीना के आकार से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए हम जो है H को नगण्य मान लेंगे, ना को बराबर। तो यहाँ से H स्क्वायर जो है गायब हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस 2RH, R स्क्वायर प्लस 2H हो जाएगा। तो ये देखिए R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अगर हर चीज बराबर हो, साइन भी बराबर हो, मान भी बराबर हो, तो जो कट जाता है। तो R स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2R, और इधर क्या बचेगा D स्क्वायर। तो D स्क्वायर बराबर 2RH, तो स्क्वायर जो है रूट अंडर में चेंज हो जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो D बराबर हो गया रूट अंडर 2RH। तो इस तरह से जो है एंटीना का ऊंचाई निकाला जाता है, या ये पता किया जाता है कि सिग्नल कितनी दूरी तक जा सकता है। तो इस सूत्र से D बराबर रूट अंडर 2RH, तो इस तरह से पता किया जाता है। तो ये डिश तरंग में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये आपको याद रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिश तरंग आपको समझ में आ गया कि किसी जो ट्रांसमीटर से सूचना को, सिग्नल को दे देना, और फिर एंटीना को दे देना। ट्रांसमीटर से एंटीना सिग्नल को लेके फिर किसको दे देता है, रिसीवर को। तो ये जो तरंग संचरण है, ये दृष्ट तरंग संचरण कहलाता है, ये दृष्ट तरंग कहलाता है। कि वैसा तरंग जो एंटीना के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, वो दृष्ट तरंग कहलाता है। उसके बाद होता है आकाश तरंग संचरण, कि ऐसा तरंग जो आकाश के जरिए भेजा जाता है, यानी आकाश में एक मंडल है आयन मंडल, तो आकाश में जो है वैसा तरंग जो आयन मंडल से टकरा कर या आयन मंडल से परावर्तन करके जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती हैं, वो आकाश तरंग कहलाता है। तो आकाश तरंग क्या होता है कि ये जो पृथ्वी जो है, ये मान लीजिए पृथ्वी और इसके ऊपर आयन मंडल है, तो यहाँ से जो ट्रांसमीटर इसको सिग्नल भेजा तो आयन मंडल पे जाएगा, आयन मंडल से टकरा कर फिर ये रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो आकाश तरंग संचरण चलता है, कि वैसा तरंग संचरण जो आयन मंडल से परावर्तन होकर जो रिसीवर तक पहुंचता है, वो कहलाता है आकाश तरंग, और ये संचरण आकाश तरंग संचरण कहलाता है। और आकाश तरंग संचरण के जरिए जो है 1500 किलो हर्ट्ज से अधिक का तरंग दैर्घ्य वाला जो है या अधिक आवृत्ति वाला जो है तरंग भेजा जाता है। और इसका जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है FC बराबर 9 रूट अंडर n मैक्स। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया ये पूरा टॉपिक। इसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक है फैक्स क्या होता है। तो देखिए फैक्स क्या होता है, एक फैक्स है, तो फैक्स एक मशीन होता है कि इसके जरिए जो हम किसी चित्र को जो एक जगह से दूसरे जगह जो भेजते हैं। कैसे, तो पहले जो चित्र होता है उसको हम जो है बिजली में बदल देते हैं, और बिजली में बदल के जो फिर ये फैक्स जो है उस विद्युत ऊर्जा को फिर चित्र वाले ऊर्जा में बदल देता है। तो फैक्स एक तरह का प्रिंटर है कि जो कहीं दूर से अगर कोई चित्र भेजना चाहता है तो फैक्स के जरिए भेज देगा, और फैक्स के जरिए आप उस चित्र को निकाल सकते हैं। तो फैक्स एक तरह का प्रिंटर। तो बोलिएगा फैक्स एक ऐसी युक्ति है जिसके जरिए किसी दस्तावेज को विद्युत ऊर्जा से के द्वारा भेज के फिर विद्युत ऊर्जा से उसे प्राप्त कर लिया जाता है, उसे फैक्स कहते हैं। इस तरह से आपको फैक्स समझ में आ गया। तो ये जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो संचार व्यवस्था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। आपके लिए अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसे दूर करने का पूरा कोशिश करूँगा।